नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है और तमाम खबरों के साथ में हूं वीना दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ग्रामीण अंचलों से भी निखर रही है खेल प्रतिभाएं, छत्तीसगढ़ सरकार का सराहनीय प्रयास, राज्यपाल। सतनामी समाज के लोगों ने पुलिस कप्तान के नाम सौंपा ज्ञापन, दोषियों के खिलाफ की कड़ी कार्यवाही की मांग। रुके हुए विकास कार्यों को लेकर पूर्व सभापति ने खोला मोर्चा, सोमवार से शुरू किया आमरण अनशन। हिंदुओं की धार्मिक आस्था को आहत करने की साजिश, शिवलिंग सहित नंदी को नगर प्रशासन की टीम ने चुपके से हटाया। अब खबरें विस्तार से। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन एवं ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के बैनर तले छत्तीसगढ़ प्रदेश टेनिस संघ एवं भिलाई स्टील प्लांट के सहयोग से ITF वर्ल्ड टेनिस का आयोजन किया जा रहा है। टूर्नामेंट 20 मार्च तक BSP टेनिस कॉम्प्लेक्स में चलेगा। टूर्नामेंट के मुख्य दौर के मुकाबले 15 मार्च सोमवार से खेले गए। इस ITF जूनियर टेनिस टूर्नामेंट में अंडर 18 के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इसमें अमेरिका, फ्रांस, बेल्जियम, रोमानिया, कजाकिस्तान से लगभग 13 खिलाड़ी और भारत के 18 खिलाड़ी सहित 110 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। सोमवार को छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस दौरान छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा भी मौजूद रहे। भिलाई स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस प्रतियोगिता का आयोजक है। सिविक सेंटर की टेनिस कोर्ट में मुकाबले के सभी मैच खेले जाएंगे। उद्घाटन के मौके पर राज्यपाल ने अपने विचार रखे। नमस्कार। आप भिलाई उद्घाटन करने के लिए आए हैं। खेल प्रतिभाओं को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए, महिलाओं खिलाड़ियों के लिए क्या प्रयास करना चाहिए? प्रयास तो सबसे बड़ी चीज़ है। जिस तरह का जो कंपटीशन है और इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारे खिलाड़ी करीब 6 कंट्री के लोग आए हैं और जिनकी संख्या 13 है और 95 जो है हमारे देश के स्पोर्ट्स का, और उसमें गर्ल्स भी काफ़ी है। और इसी तरह के जो कंपटीशन होते हैं स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पर, तो उससे हमारे खिलाड़ियों को एक बहुत बड़ा मतलब कम्प्लीमेंट्री मिलती है, हौसला अफजाई होता है। और ये ओलंपिक संघ के सबसे बड़ी चीज़ है, ये जो प्रयास है हमारे होरा जी के, उनकी पूरी टीम को श्रेय जाता है कि अगर ये कार्यक्रम आयोजित नहीं करते, इतने देश के लोगों को यहाँ नहीं बुलाते भिलाई जैसे स्थान में, आप बताइए, आपका ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका, ब्राज़ील और भी जो 6 कंट्रियों के जो लोग आए हैं, तो ये कितनी गर्व की बात है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए। और मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ के खिलाड़ी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे पहुँचे और उनके लिए जो भी आवश्यकता है ट्रेनिंग की, प्रशिक्षण अच्छे से अच्छे यहाँ पर उनको लिए ट्रेनिंग के लिए कोच बुलाए, उनको प्रोत्साहन करें ताकि वो लोग आगे बढ़े। लेकिन राज्य सरकार किसी तरह से प्रयास नहीं करती, ना कोई डाइट है, ना कोई कोचेस है, ना कोई ऐसा ग्राउंड मिल पाता है उन लोगों को। किस तरह से देखते हैं इसे? सरकार को क्या प्रयास करना चाहिए? सरकार तो प्रयास कर ही रही होगी और प्रयास नहीं की होती तो शायद ये, मुझे लगता है कि ये इतना बड़ा टूर्नामेंट होता नहीं। मैच उन्हीं का ही तो है ना, बताया है कि CM भी इसके अध्यक्ष है, आप महासचिव हैं। तो धीरे धीरे अभी तो हम कोरोना से मुक्त हुए हैं, फिर से कोरोना का प्रकोप फिर शुरू हो गया है, तो निश्चित रूप से इन सारी चीज़ों को सावधानी रखते हुए आगे भविष्य में जो भी खेल के लिए जो विभिन्न खेल हैं, हमारे यहाँ पर फुटबॉल भी है, आपके क्रिकेट भी है, वॉलीबॉल भी है, बास्केटबॉल भी है, टेबल टेनिस भी है, ये टेनिस भी है, तो इतने सारे हैं। और यहाँ के खिलाड़ी आपको बताएं, मैंने ही राजभवन में जिन्होंने गोल्ड पहली बार, हमारे जगदलपुर बस्तर के जो खिलाड़ी जो स्टेट और इंटरनेशनल लेवल पर हुआ था, उन्होंने मेडल, गोल्ड मेडल से सिल्वर पहली बार बड़ी संख्या में करीब उन लोगों ने मेडल जीत कर लाए थे और जिसका मैंने अभिनंदन किया। और पूरे यहाँ का जो खिलाड़ी जो है ना,
और विशेष तौर पर ये बस्तर सरगुजा, इनमें बहुत ज़्यादा खेल का हुनर है। इनको प्रोत्साहन निश्चित रूप से करना चाहिए शासन स्तर पर। मैं भी इसका प्रयास करूँगी कि ये कोरोना से अपने आप को सुरक्षित रखना है तो अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क आवश्यक लगाएं और भीड़ भाड़ में ना जाए। आवश्यक रूप से इन सारी अपने हाथों की सफाई और लोगों को भी जागरूक करें, ताकि ये अब तो ये होगा कि इसका तो वैक्सीन तो आई है, लेकिन वैक्सीन भी लगाएं। बहुत लोगों को भ्रम की स्थिति है। मैंने स्वयं में वैक्सीन लगाया, मुझे कोई भी रिएक्शन किसी भी तरह का नहीं हुआ। लोग कहते हैं ना कि अब इसके बाद 1 महीने के बाद दूसरी वैक्सीन लगेगी, तभी उसमें एंटीबॉडी जो है तैयार होगा और तब कोरोना भी आ जाएगा तो उसको किसी भी तरह का अटैक नहीं होगा, वो कोरोना से कोई खतरा नहीं होगा। इसलिए तो पहला ही हमारा हिंदुस्तान है जो जहाँ से ये वैक्सीन बनी है और दूसरे विदेशों में भी जा रही है, मांग की जा रही है। तो ये सावधानी बहुत ज़रूरी है और सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि वैक्सीन ज़रूर लगा लें। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री, राष्ट्रपति, गवर्नर और सभी मंत्री पूरे देश भर के जिनको भी जैसा समय मिल रहा है वो सभी लगा रहे हैं। इसमें किसी तरह का कोई खेलों की बात करें तो पारंपरिक खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। होरा जी के प्रयास से लगातार ओलंपिक संघ ने पाटन में आयोजन किया है। 17 प्रकार के जो खेल हैं उनको पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है। किस तरह से देखती है इस आयोजन को? बिल्कुल पारंपरिक खेल का तो ज़रूरी है, क्योंकि ना हम ज़्यादातर क्रिकेट को ही ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता था। हमारे यहाँ कबड्डी है, खो खो है, पारंपरिक बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको भी गिल्ली डंडा है। हाँ, ये सारी चीज़ें हमारी पारंपरिक बहुत सारी है। छत्तीसगढ़ तो नहीं, तो बहुत सारा उसको प्रोत्साहन। आप कुलाधिपति हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन के एग्जाम को लेकर आपके आवेदन गए हैं, बहुत सारे विद्यार्थी उसमें मतलब उस कंफ्यूज हैं, उस कंफ्यूजन को लेकर क्या कहना चाहेंगे कि कैसे होगा, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा? आपके नज़र में क्या होना चाहिए? देखिए, जहाँ तक जो परिस्थितियों को देखकर यूनिवर्सिटी खुद ही डिसाइड करते हैं और छात्र पालक जैसा चाहेंगे, क्योंकि कोरोना का ये जो चल रहा है, पालक अगर चाहेंगे कि ऑफलाइन एग्जामिनेशन है या ऑनलाइन लेना है तो उसके आधार पर ही वहाँ के कुलपति निर्णय लेंगे। इसमें मैं व्यक्तिगत कोई निर्णय नहीं ले सकती। धन्यवाद। टेनिस संघ के महासचिव एवं टूर्नामेंट डायरेक्टर गुरुचरण सिंह होरा ने बताया कि इस टूर्नामेंट के क्वालिफाइड के मैच 13 और 14 मार्च को खेले गए थे, वहीं सोमवार से मुख्य मुकाबले खेले जाएंगे। इस मौके पर उन्होंने सेल और छत्तीसगढ़ की गवर्नर को धन्यवाद दिया। जी सर। इंटरनेशनल फेडरेशन द्वारा आयोजित ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के सौजन्य से छत्तीसगढ़ राज्य टेनिस संघ, माननीय भूपेश बघेल जी जो हमारे टेनिस संघ के अध्यक्ष हैं, उनके प्रयास से ये दूसरा इंटरनेशनल टूर्नामेंट भिलाई में आयोजित हो रहा है। क्रिकेट का एक टूर्नामेंट अभी आपका इंटरनेशनल ग्राउंड में चल रहा है रायपुर में। उनका ये प्रयास था कि ये उनका गृहनगर है, ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो टेनिस का यहाँ होना चाहिए। अभी वो आसाम के दौरे पे हैं, इसलिए माननीय राज्यपाल जी आ जाएंगे, हम समापन उनके द्वारा कराने का प्रयास करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी खेलों के प्रति बहुत सहृदय हैं और इस टूर्नामेंट को करने में सबसे बड़ी भूमिका उन्हीं की है और उनके प्रयास के कारण भिलाई स्टील प्लांट भी हमारे साथ आया है, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर भिलाई स्टील प्लांट का है, लेकिन टेनिस संघ को ये मिला हुआ है। और हमारा ये प्रयास था कि राजधानी के बाहर भी एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट कराया जाए। राजधानी में हॉकी का होता है, क्रिकेट का होता है, सारे टूर्नामेंट चेस के होते हैं, सब टूर्नामेंट वहाँ होते हैं, पर एक टूर्नामेंट टेनिस का ये हम आपको वादा करते हैं, हर साल एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट हम यहाँ पे कराएंगे। से आए हैं USA, कजाकिस्तान और बहुत जगह से, तंजानिया, इटली, स्पेन, ऐसे 13 जगह से 13 खिलाड़ी आए हैं 6 देशों से, और 97 खिलाड़ी जो है इंडिया से आए हैं। यहाँ जो लोग खेलेंगे इन्हीं की वर्ल्ड लेवल पे रैंकिंग बनेगी। इट्स ए ऑफिशियल टूर्नामेंट, इट्स ए नॉट मनी ग्रांटेड टूर्नामेंट एंड एनीथिंग प्राइज टूर्नामेंट, इट इज़ द ऑफिशियल टूर्नामेंट ग्रांटेड बाय द ITF। वो अभी मैं ऑल इंडिया का वहाँ पे सेक्रेटरी हूँ, तो मैंने उन प्रयास करके ITF से प्रयास करके छत्तीसगढ़ को ये पहली बार टूर्नामेंट मिला अंडर 18 का। जी, महासचिव हैं, जिस तरह से देखते हैं सरकार को पहल करना चाहिए खेलों के लिए, जो स्पोर्ट्स मैन है उनके डाइट के लिए या फिर बाकी चीज़ों के लिए, किस तरह से देखते हैं सरकार को क्या पहल और करनी चाहिए जिससे हमारे कंसेशन की राशि देगा? डाइट की राशि 4 गुनी कर दी गई है, आप लोग को पता ही नहीं है। जहाँ 100 रुपये मिलते थे वहाँ 500 रुपये मिल रहे हैं। तो बच्चे खेलो इंडिया से बाहर हो जाते हैं, साई से बाहर हो जाते हैं। देखिए, वो एक नॉर्म्स, आप देखिए कोई भी खेल का एक नॉर्म्स है। आपको टेनिस खेलना है तो टेनिस का नियम पालन करना पड़ेगा। खेलो इंडिया खेलना है तो उसके लिए नॉर्म्स बने हुए हैं। कोई भी आदमी जाके खेलो इंडिया थोड़ी खेल लेगा।
जो नॉर्म्स है उसमें तो ना सरकार कुछ कर सकती है ना कोई, वो तो खिलाड़ी को लाना है नॉर्म्स। सुविधा दे सकती है सरकार, खेल संघ सुविधा दे सकते हैं। आप ये बता रहा हूँ मैं, इस कोरोना काल में आप देखिए पाटन वाला टूर्नामेंट हो गया, एक इंडिया लेवल का टूर्नामेंट रायपुर में हो गया टेनिस का गोंडवाना कप, और ये तीसरा टूर्नामेंट हुआ इंटरनेशनल और क्रिकेट का टूर्नामेंट। और क्या चाहते हैं सरकार, और क्या करे बताइए आप? यहाँ के खिलाड़ियों को जो देने का प्रयास करी सरकार, मैं नहीं समझता पूरे हिंदुस्तान में इससे बड़ा टूर्नामेंट कहीं हुआ। नज़दीक में खेल की जरूरत होती है, जो प्लेयर निकलना है वो बस्तर से भी निकल जाता है, सरगुजा से भी निकल जाता है, आपके रहमो करम पे नहीं है, वो अपने अंदर की योग्यता के ऊपर करता है। तो ये हम मत सोचे हम उसको 2000 रुपया दे दिया, 10,000 दे दिया, डाइट दे दिए तो भगवान बन गए। वो अपने कर्मों से बनता है। यहाँ खिलाड़ी जो खेल रहे हैं, यदि ये क्वालिफाई नहीं करेंगे तो उनको पात्रता ही नहीं है खेलने की। तालाब में तैरना और स्विमिंग में तैरने में फ़र्क होता है, आप समझ लीजिए ना, दो चीज़ का ध्यान रखिए। तालाब में तैरना बहुत अच्छा तालाब का तैराक होगा, स्विमिंग पूल में तैरने में दोनों में डिफरेंट होता है। इसलिए नॉर्म्स और नियम जो बने हुए हैं उसमें जो खेलेगा वो टॉप करेगा। कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में। हमारे मुख्यमंत्री जी किरण रिजिजू को 10 बार चिट्ठी लिख चुके हैं, हमको कोच चाहिए। आपको बता दूँ अभी बिलासपुर में अंडरग्राउंड पूरा इंडोर स्टेडियम बन रहा, बहुत बड़ा नेशनल गेम होने वाला है। हमने यहाँ कोचेस की व्यवस्था की है अपने लेवल पे। खेल विभाग में हर खेल का 2-2 कोच है, हर खेल संघ ने अपने 5-5 कोच रखे हैं। आप सुनिए 10 साल पहले जो खेल था, 15 साल पहले, और आज खेल में आपको जमीन और आसमान का फर्क नजर आता है। तो ये कहना कि काम नहीं होता, काम होता है, कहीं कम होता है, कहीं ज़्यादा होता है, लेकिन प्राथमिकता देखिए लोगों की महत्वाकांक्षा ज़्यादा है, लेकिन होनी भी चाहिए, लेकिन उसकी पूर्ति करने का एक समय होता है, टाइम होता है, टाइम बीइंग में वो सारा काम। सरकार भी इस पर पहल कर रही है क्या? नहीं, ये तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम इस तरह के टेनिस टूर्नामेंट से जुड़ पाए, और जो हम लोगों ने ये फैसिलिटी बनवाई है, ये सब टूर्नामेंट देख के लगता है कि ये फैसिलिटी रियली अच्छा इनको प्रयोग हो रहा है, हम चाहते हैं। और आज तो गवर्नर मैडम आई तो हम लोग तो गदगद हो गए एकदम, कितना बड़ा सम्मान मिला इस फैसिलिटी को, हमारे भिलाई स्टील प्लांट को, कि गवर्नर मैडम आई और हम इस टूर्नामेंट से हम जो जुड़ पाए, हमें बड़ा गर्व है इस बात का। और मैं अभी वही स्वामीनाथन साहब से बात कर रहा था कि इतना अच्छा टेनिस हम लोगों ने फैसिलिटी है, इतने सारे हमारे लोग हैं, हम चाहते कि और प्रतिभाएं यहाँ से निकले टेनिस की तरफ से। यहाँ पर भिलाई से प्रतिभाएं तो बहुत निकलती है पढ़ाई के मामले में, जो IIT में जाते हैं, मेडिकल में जाते हैं, अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं। हम चाहते हैं कि उस तरह से खेल में भी प्रतिभाएं निकलें, जैसा वो टेनिस हुआ, हमारा हैंडबॉल हुआ, या दूसरे जो खेल है। सर, राज्य सरकार पंत स्टेडियम बंद की ओर हो रहा है, प्राइवेट वहाँ पर स्टेडियम जो हो रहे हैं, तो कैसे निकलेंगे खेल प्रतिभा, मतलब कहाँ प्रैक्टिस करेंगे? इसके लिए कोई सेकंड ऑप्शन तैयार करना है? मैं इसके बारे में आपको अभी बता नहीं सकता, क्योंकि मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है। मैं आपको पता लगा के बताऊंगा, जो भी होगा हम लोग अच्छी चीज़ करने की ही कोशिश करेंगे। आप लोग थे वहाँ प्रैक्टिस करते थे, हजारों लोग निकले वहाँ से। अच्छा, क्या प्रयास करेंगे आप लोग? नहीं, वो प्रयास तो हमारा जारी रहेगा ही। और अभी कोरोना के लिए कुछ स्टेडियम में थोड़ा काम वाम नहीं हो पाया, फिर से काम शुरू हो गया है, तो फिर से ये काम जो हम लोग स्पोर्ट्स के प्रति जो हमारा जो लगाव है भिलाई स्टील प्लांट का और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का, वो आगे भी निरंतर जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ से 2 बालिकाओं ने मुख्य दौर में जगह पक्की की। मिली चुग को सीधा प्रवेश मिला है एवं वाइल्ड कार्ड एंट्री के रूप में प्रदेश की पाखी भट्ट को जगह मिली है। इसके साथ ही इंडिया के सभी टॉप रैंकिंग जूनियर प्लेयर्स इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं। टॉप सीड USA के निखिल निरंजन हैं, जिनकी वर्ल्ड रैंक 257 है। गर्ल्स में टॉप सीड संजना श्रीमाला इंडिया हैं, जिनकी वर्ल्ड रैंक 341 है। स्पर्धा के ITF सुपरवाइजर प्रवीण कुमार नायक हैं, जो व्हाइट वेज रेफरी हैं। टूर्नामेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में राजेश पाटिल सह सचिव छत्तीसगढ़ प्रदेश टेनिस संघ हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए संतोष तिवारी की रिपोर्ट। जातिगत तौर पर गाली गलौज कर मारपीट करने का मामला सोमवार को जिला मुख्यालय में देखने को मिला, जहां पीड़ित परिवार के लोगों ने जिले के कप्तान प्रशांत ठाकुर के नाम ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर कड़ी कार्यवाही किए जाने की मांग की है। हैरान परेशान ये सभी लोग सतनामी समाज के हैं, जो वार्ड क्रमांक 3 जामुल में पिछले 65 वर्षों से निवासरत हैं। लेकिन अब इनके सामने एक नई समस्या आन खड़ी हुई है, और वो यह कि इन्हें बीते कुछ दिनों से नगरपालिका जामुल के अध्यक्ष सरोजनी चंद्राकर व उनके साथियों के द्वारा सताया जा रहा है। साथ ही मारपीट व गाली गलौज की घटना को भी अंजाम दिया जा रहा है। दरअसल इन सब के पीछे कारण सिर्फ इतना ही है कि पीड़ित परिवार द्वारा शौचालय की दीवार को ऊंचा कराया जा रहा है।
पीड़ित हीरादास सतनामी व उनकी बहन लक्ष्मी ने बताया कि जिस स्थान पर वे निवासरत हैं वहां रहते हुए उन्हें काफी समय बीत गया है, लेकिन अब जामुल नगर पालिका अध्यक्ष सरोजनी चंद्राकर, हरीश पिल्ले, हरीश वर्मा व अन्य लोगों के द्वारा परेशान किया जा रहा है। साथ ही जातिगत तौर पर गाली गलौज कर पीड़ित परिवार के घरों में सड़े गले मांस के टुकड़े फेंकने के साथ साथ जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं, जिससे वे काफी परेशान हैं और शासन प्रशासन की शरण में आकर दोषियों पर कड़ी कार्यवाही किए जाने की मांग रखते हैं। जामुल नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 3 में रहता हूं और मेरा नाम हीरादास सतनामी है। और जिस तरह मैं अपने बाथरूम को थोड़ा सा 2 फीट ऊंचाई के लिए कर रहा था, तो मेरे साथ मारपीट किए, मेरे परिवार के साथ मारपीट किए। हरीश बीजेपी का उपाध्यक्ष है वहाँ का, हरीश वर्मा, उन लोग और कुणाल चंद्राकर थे, प्रकाश थे और अविनाश चंद्राकर थे, सरोजनी चंद्राकर थे। वहाँ पर उन लोगों ने मेरे साथ मारपीट किए, जो कि मैं ड्यूटी से आया हुआ था। उसी समय मेरे से हाथापाई किया और मेरे बाथरूम के दीवार को तोड़ फोड़ किए। और इससे पहले मेरे माँ और बहन को घर के अंदर घुस के मतलब उससे मारपीट किए, बाल पकड़ के काफ़ी घसीटे, उसके बाद कुआं में डाल देंगे और सुसाइड का नोट बनाएंगे, ऐसा बोल के उन लोग अपने से धमकी दे रहे थे। और इसके पश्चात जो हुआ वो तो काफ़ी दर्दनाक था। उसके बाद फिर ये लोग अपने मतलब प्रशासन के मदद लेके और मीडिया तहसीलदार की मदद लेके मेरे साथ नोटिस भी भेजे। उसको मैं नोटिस में भी कोई इतना ये नहीं था और तुरंत कार्रवाई करना चालू कर दिया। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम अपने लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। जी, मोर मांग ऐसे है कि मोला पानी भरे जाता हूँ तो मोला ओमन हाँ बहुत परेशान करते, छुआछूती के भावना करते। ओमन मोला बोलते कि अगर नल के पाइप अगर छुआ जाही तो ला कहते कि अरे छुआ गए, अब हमार देवी देवता ला हम कैसे धोबो, कैसे हम ओकर ओहिम चढ़ाएंगे, ऐसे कहते। और ला के भी ओमन हाँ नल वल के ए में जो बगल में नल लगे रही से, जब मैं पानी भरे जाऊँ तो ओमन हाँ पूरा गंदापन मांस वांस के हड्डी वड्डी ला के तको फेंक देते रही से। और अभी कौन लोग ऐसा करते हैं? वो बीजेपी का हरीश वर्मा उपाध्यक्ष है और सरोजनी चंद्राकर और ओकर जो ओकर लड़का मन जो है ओकर नाम हम वही कुणाल और प्रकाश और अविनाश। आपके साथ मारपीट? हाँ, मोर संग मारपीट करे है मन हाँ, बाल वाल पकड़ के घसीटे भी है मन हाँ, मोर माल अभी धक्का वक्का दे है मन हाँ, और यहाँ तक कि मोर बाथरूम ला भी मन हाँ तोड़ी सब है जो हरीश वर्मा थे। हाँ, तो यहाँ से हमन करीबन हमला 65 साल हो गए वहाँ वास करत। हमार बाथरूम ला बने 25 साल हो गए। तब वो लोग मन हमला बार बार परेशानी करते कि तुमन बाथरूम ला हटाओ ऐसे कि तो हमन कहाँ हटेंगे? हमार मन के परिस्थिति खुदे ठीक नहीं है तो हमन कहाँ हटेंगे? तो ओकर लिए हमला न्याय चाहिए भाई। हमार धर्म ला भी हमला बहुत गाली वाली दे है मन हाँ, हमार धर्म ला बहुत कुत्ता कमीना बोल के बोले है, चमड़ा वमरा बोले है मन ला। तो ऐसे स्थिति में कैसे बनी? तो हमला न्याय चाहिए भाई कि हमार जाति लैसन गाली गलौज नहीं करे, मन हाँ मत करे। ऊपर से तोड़ फोड़ करत है हमार घर ला तो हमन कैसे करके गुजारा करेंगे? हमन तुर्की के वार्ड क्रमांक 43 में लंबे समय से रुके निर्माण कार्य को अब तक आरंभ नहीं किया गया है, जिससे वार्ड के पूर्व सभापति डोमार सिंह वर्मा ने गंभीरता से लेते हुए आमरण अनशन का सहारा लिया है। डोमार सिंह वर्मा का कहना है कि जब तक निर्माण कार्य को चालू नहीं किया जाता उनका आमरण अनशन यूं ही जारी रहेगा। वार्ड और वार्ड वासियों की मूलभूत समस्याओं को लेकर बीजेपी के पूर्व सभापति डोमार सिंह वर्मा ने मोर्चा खोल दिया है और शासन प्रशासन द्वारा पूर्व में किए गए वादों को याद दिलाते हुए व रुके हुए निर्माण कार्यों को जल्द आरंभ कर उसे पूरा करने की मंशा लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल का सहारा लिया है। डोमार सिंह वर्मा का कहना है कि वार्ड 43 कसारीडीह में विगत 15 सालों से कुछ स्थानों पर सड़क, नाली, सफाई व सौंदर्यीकरण की दिशा में कार्य नहीं किया गया है, जबकि लोक सुराज अभियान 2018 के तहत स्वीकृत कार्यों का पैसा राज्य शासन से आया था, लेकिन उस राशि को 2019 में राज्य शासन ने वापस ले लिया। कुछ स्थानों पर कार्य हुआ, लेकिन कुछ स्थानों पर कार्यों को 15 सालों से अनदेखा किया जा रहा है, जिससे वार्ड 43 के विकास कार्यों की गति थम सी गई है। वार्ड की इन्हीं समस्याओं को लेकर डोमार सिंह वर्मा ने अनिश्चितकालीन आमरण अनशन का ऐलान करते हुए सोमवार से अनशन पर बैठने का विचार किया है। मीडिया से रूबरू होते हुए पूर्व सभापति डोमार सिंह वर्मा ने क्या कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं।
है कि यहाँ पे वार्ड 43 में और नई और ढाला है और ये नाला का जो काम अधूरा पड़ा हुआ है। मैं इस्पात नगरी में धार्मिक आस्था को आहत करने का मामला सेक्टर 2 में सोमवार को देखने को मिला, जब सड़क 24 से आगे खाली पड़ी जमीन पर पूजा अर्चना के लिए अस्थायी रूप से स्थापित किए गए शिवलिंग को नगर प्रशासन की टीम चुपके से उठा ले गई। सेक्टर 2 स्थित परशुराम भवन के पीछे खाली पड़ी जमीन में महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और नंदी महाराज की अस्थायी रूप से स्थापना कर पूजा अर्चना शुरू की गई थी। 11 दिवसीय पूजा अर्चना के पश्चात शिवलिंग को स्थापित किया जाता, लेकिन सोमवार की सुबह नगर प्रशासन की टीम 2 4 पहिया वाहनों में आई और शिवलिंग नंदी सहित उठाकर ले गई। आज हमारे सेक्टर 2 में बहुत ही शर्मनाक घटना घटी है। भोले बाबा के शिवलिंग को उठा के बिना इन्फोर्समेंट किए, इन्फोर्समेंट सारे टीम ने शिवलिंग को क्षतिग्रस्त भी कर दिया और बिना बताए लेके आ गए। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। ऐसे अधिकारी बैठे जो मनमानी कर दादागिरी करते हैं, क्या है इन लोगों का? ऐसे अधिकारी जो कई सालों से जमे हुए हैं, इनको बिल्कुल यहाँ से हटना चाहिए। अगर एक बार ही बोलते हैं कि वहाँ शिवलिंग का आप हटा लीजिए, बोलते हम बिल्कुल हटा लेते, हम इनके मान सम्मान रखते हैं। लेकिन बिना बताए चोरी चुपके वहाँ पर आके पूरा तोड़ फोड़ करके जो कि पूरे सेक्टर 2 और पूरे धर्म आस्था का ये लोग उल्लंघन किए, मैं इनकी घोर निंदा करता हूँ। और हम लोग जा रहे पूरी टीम इनके ऊपर FIR करें। बिना किसी सूचना के भगवान शिव और नंदी को उठाकर ले जाना हिंदुओं की धार्मिक आस्था पर चोट पहुंचाना है। वहीं जब ग्रैंड न्यूज की टीम नगर प्रशासन की बिल्डिंग पहुंची तो वहां पर भोले बाबा के भक्त उन्हें वापस ले जाने के लिए प्रयासरत देखे गए। लगभग 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद भगवान भोलेनाथ अपने गढ़ नंदी के साथ वापस अपने स्थान पर पहुंचे। सेक्टर 2 सड़क 2 के पास शिवलिंग की स्थापना की गई थी, जिसमें कि 11 दिन का पूजा था। 11 दिन में सुबह शाम पूजा हो रही थी। शिवरात्रि के बाद से लगातार 3-4 दिन तक पूजा हो, फिर अचानक से स्टेट ऑफिस वाले आके बिना नोटिस दिए, बिना किसी को कुछ बताए, वहाँ से सारा सामान लेकर आके स्टेट ऑफिस में रख दिए और वहाँ गार्ड रूम में रखाया हुआ था। इतनी घिनौनी जगह पे वहाँ कोई आदमी ना जाए। वहाँ पर पूरे शिवलिंग में पूरा स्क्रैच पड़ा हुआ था। हिंदुओं की धार्मिक आस्था पर चोट पहुंचाने के लिए नगर प्रशासन के एक जिम्मेदार अधिकारी विजय कुमार का नाम सामने आ रहा है। वहीं विश्वकर्मा समाज के लोग भी उक्त स्थल को अपने समाज के लिए आवंटित बता रहे हैं, लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि सन 1987 में विश्वकर्मा समाज द्वारा दिए गए आवेदन पर आज तक नगर प्रशासन ने जमीन आवंटित नहीं की है। कैमरा पर्सन सन्नी देवांगन के साथ संतोष तिवारी की रिपोर्ट। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के बजट प्रस्ताव के विरोध में बैंक कर्मचारियों व अधिकारियों की 2 दिवसीय हड़ताल का असर दुर्ग भिलाई के बैंकों में भी देखने को मिला। 9 राष्ट्रीयकृत बैंक के संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन पूरे देश में 2 दिवसीय राष्ट्रीय हड़ताल के तहत प्रथम दिन जिले के करीब 3000 बैंक अधिकारी एवं कर्मचारियों के द्वारा 7 किलोमीटर दूरी की बाइक रैली निकाली गई। इसके बाद सेक्टर 1 स्थित SBI मुख्यालय के सामने यूनियन के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के द्वारा बैंक निजीकरण के प्रस्ताव के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर नारेबाजी भी की गई। जिले की हड़ताल में शामिल सभी बैंकों में तालाबंदी के कारण जिले में आज लगभग 600 करोड़ का कारोबार प्रभावित हुआ है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की भिलाई दुर्ग क्षेत्रीय सचिव श्रीमती रंगवीणी ने बताया कि यूनियन के आह्वान पर राष्ट्रीय स्तर पर 15 एवं 16 मार्च को देश के सभी 9 राष्ट्रीयकृत बैंक के 10 लाख अधिकारी एवं कर्मचारी एक मत से हड़ताल पर चले गए हैं। उन्होंने बताया कि यह हड़ताल केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा केंद्रीय बजट में 2 राष्ट्रीयकृत बैंकों का निजीकरण किए जाने के प्रस्ताव के खिलाफ किया जा रहा है। केवल एक ही मांग है कि बैंक निजीकरण के इस प्रस्ताव को वापस लिया जाए। बजट प्रस्ताव में दोनों ही राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम भी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। साथ ही पूर्व में 22 बैंकों का विलय करके केवल 10 राष्ट्रीयकृत बैंक ही रख दिए गए हैं। अब इसके बाद राष्ट्रीयकृत बैंकों के नामों की घोषणा किए बगैर केंद्र सरकार के द्वारा निजीकरण एवं विनिवेश किए जाने की योजना बनाई जा रही है, जो कि किसी भी दृष्टिकोण से बैंकों के हित में नहीं है। ये जो हड़ताल है बैंकों की, ये पूरी तरह जनता के लिए है। जनता की जो गाड़ी कमाई राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा है और सरकार की सारी योजनाएं जो राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से होती है, चाहे आप जनधन खाते ले लीजिए, 40 से 50 लाख खाते हमने खोले, जिसका करोड़ खाते हमने खोले और जिसकी वाहवाही इनने विदेशों में लूटी। और वैसे ही जो स्वनिधि अभी 10-10 हज़ार बांटने की जो बातें आई, उसमें भी 98% जो स्वनिधि खाते हमने खोले
और लोगों को ऋण बांटा, वो भी राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से ही है, निजी बैंकों के माध्यम से नहीं। और दूसरी बात यह है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की जो जमा पूंजी निश्चित रूप से सरकार की ही है, जनता की जमा की हुई ये है, और उस पर जो भी लाभ बनता है वो सरकार के पास जाता है और वो सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक हित में खर्च होता है। लेकिन यदि इनका निजीकरण हो जाएगा तो सरकार की जो सामाजिक क्षेत्र में हितों की रक्षा के लिए जो काम करने हैं वो बंद हो जाएंगे, तो उससे जनता को जो रोजगार देना है, सड़कों का निर्माण करना है, पुल और ओवर ब्रिजेस बनाने हैं, वो सारे बंद हो जाएंगे। तो देश का किस तरीके का आर्थिक विकास होगा? जो उद्योग धंधे लगने हैं वो भी बंद हो जाएंगे। निजी क्षेत्र केवल लाभ के लिए होता है, वो भी व्यक्तिगत लाभ के लिए जी। ये अभी तो फिलहाल सांकेतिक है, 2 दिन का हड़ताल है। यदि सरकार इस पे भी नहीं मानती है तो आने वाला समय हमारा आंदोलनों के राह पे ही आगे बढ़ता जाएगा। बैंक कर्मचारियों ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि साजिश के तहत शासकीय बैंकों के निजीकरण किया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने निजीकरण के विरोध में हर स्तर पर विरोध करने की बात भी कही। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से सुनील चौहान की रिपोर्ट। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425072002। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. दुर्ग जिले में चिकित्सा के क्षेत्र में वरदान साबित हो रहा एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर।
धमदा रोड चिखली में संचालित एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में सुविधाएं। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का निशुल्क अस्पताल में इलाज, आईसीयू, एनआईसीयू की सुविधा, इलाज से संबंधित सभी कार्य, सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी और ईसीजी के साथ 24 घंटे मेडिकल स्टोर्स की सुविधा उपलब्ध है। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत जले हुए मरीजों, एक्सीडेंटल मरीजों एवं पाली ट्रामा के मरीजों का भी इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। एसआर हॉस्पिटल में हड्डी से संबंधित सभी रोग, दांतों से संबंधित सभी रोग और सभी बीमारियों का इलाज अनुभवी डॉक्टरों की टीम के द्वारा किया जाता है। हमारा पता एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, चिखली रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 6262613200, 6262613300, 6262613400। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोकप्रिय दुर्ग सांसद विजय बघेल का उनके समर्थकों ने जन्मदिन धूमधाम के साथ सांसद के सेक्टर 5 स्थित निवास पर मनाया। उन्हें जन्मदिन की बधाइयां देने वालों का तांता सुबह से ही लगा रहा। दुर्ग सांसद विजय बघेल का जन्मदिन सोमवार को उमंग और उल्लास के साथ मनाया गया। सांसद के सेक्टर 5 स्थित निवास में सुबह से ही समर्थकों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा, जो शाम तक चलता रहा। सांसद विजय बघेल का समर्थकों ने पुष्पगुच्छ और गजमाला के साथ स्वागत किया और उन्हें जन्मदिन की बधाइयां दी। यह क्रम दिन भर चलता रहा। संपूर्ण दुर्ग लोकसभा के कोने कोने से समर्थक भिलाई उनके सेक्टर 5 निवास पहुंचे और सांसद को बधाइयां दी। यहां सांसद विजय बघेल अपने समर्थकों के स्वागत, सत्कार और बधाइयों से अभिभूत नजर आए और उन्होंने सभी का तहे दिल से धन्यवाद दिया। उत्कृष्ट महिला सम्मान समारोह 2021 का आयोजन भिलाई में किया गया, जिसमें महिलाओं की उपस्थिति देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन छत्तीसगढ़ द्वारा उत्कृष्ट महिला सम्मान समारोह 2021 का आयोजन भिलाई के एक निजी होटल में किया गया, जहां सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि वाई राजेंद्र राव, शिक्षाधिकारी नगर निगम भिलाई, विशेष अतिथि के रूप में असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स दुर्ग डिवीजन कल्पना स्वामी, शपथ फाउंडेशन के अशोक गुप्ता, स्मिता तांडे उपस्थित हुई। सभी ने मिलकर भिलाई, दुर्ग, रायपुर एवं आसपास की सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए जो सेवा कार्य किए जा रहे हैं, उस सेवा कार्य के लिए सभी महिलाओं का सम्मान बारी बारी से किया। सम्मान पाकर महिलाएं अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस कर रही थीं और कार्यक्रम के आयोजनकर्ताओं को धन्यवाद देते नहीं थक रही थी। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन छत्तीसगढ़ जिला संयोजक जितेंद्र हासवानी ने आयोजन की संपूर्ण जानकारियां ग्रैंड न्यूज के साथ साझा की। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन की तरफ से महिला उत्कृष्ट सम्मान समारोह किया जा रहा है आज, और इसके पीछे उद्देश्य यह है कि जितनी भी महिलाएं समाज में उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं, उन सभी को, उनके जो प्रतिनिधि हैं या जो उनके अध्यक्ष हैं, उनको अपन सम्मानित किया जा रहा है। यहाँ पे समाज में ऐसे कार्य होते रहें और उसके लिए हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं महिलाओं को कि ऐसे कार्य करते रहें। आम जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर सरोज पांडे के कार्यकाल में दुर्ग शहर के 9 स्थानों पर जल कलशों की स्थापना की गई थी, लेकिन वर्तमान में स्थापित जल कलश जर्जर अवस्था में है। पानी की जगह जल कलशों में कूड़ा कचरा भरा हुआ है, लेकिन नगर निगम प्रशासन जल कलशों को लेकर गंभीर नहीं है। इधर निगम के नवनियुक्त आयुक्त हिरेश मंडावी का कहना है कि जल्द ही जल कलशों का संधारण कर उसमें जल का भराव किया जाएगा, जिससे गर्मी के दिनों में आम जनता को पानी की समस्या से राहत मिले। गर्मी का मौसम लगभग शुरू हो चुका है। ऐसे में गर्मी व धूप से बचने लोग पानी का सहारा लेते हैं। आम जनता की इन्हीं सोच को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर सरोज पांडे के कार्यकाल में दुर्ग शहर के 9 स्थानों पर जल कलशों की स्थापना की गई थी, लेकिन वर्तमान में 9 स्थानों पर स्थित जल कलश पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं। जल कलशों में पानी के स्थान पर कचरा भरा हुआ है। लंबे समय से कलश पर लगे नलों से पानी की बूंद नहीं टपटपाई। स्थिति यह है कि जल कलश अपने अस्तित्व को खोते जा रहे हैं और पानी के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन नगर निगम प्रशासन आम जनता की परेशानियों से पूरी तरह अनजान बना हुआ है। कलशों में पानी भरना तो दूर, कलशों के संधारण की दिशा में भी अब तक कोई पहल नहीं की गई, जिस पर अब बीजेपी पार्षदों और नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाए हैं और इन सब के लिए महापौर को दोषी बताया है। महापौर का दायित्व तो होता है कि शहर के नागरिक को हर वो सुविधा पहुंचा के दें जो उनके जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक हो,
और इसी कड़ी में भीषण गर्मी में जब लोग यहाँ आते हैं तो उस तत्कालीन महापौर सुश्री सरोज पांडे जी ने बेहतरीन कल्पना के साथ में 9 जल कलश इस शहर में स्थापित कराए थे। और अब स्थिति ये है कि उन जल कलशों में वर्तमान परिषद के द्वारा पानी सप्लाई भी नहीं की जा पा रही है, जिससे गर्मी बढ़ रही है वो और लोग पानी के लिए भटकते हैं। इसी कल्पना के साथ जल कलश की गई थी और वो जल कलश ही नहीं, इस साल अलाव नहीं जला, इस साल तालाबों में पानी नहीं भरेगा। गंभीर विषय को मेरी सुन लीजिए, इन महापौर की इच्छा शक्ति मर गई है। ये महापौर विधायक जी के आगे पीछे घूमते हैं और तालाबों में पानी पटरी पार के नहीं भरेगा और भीषण जल संकट होगा पटरी पार में। तालाब भरने की जिजीवसा इनके अंदर नहीं है, इसलिए ऐसा काम राशन कार्ड के लिए देखिए आप, लंबी लाइनें लगी हुई है, आयुष्मान कार्ड बनने पर एकदम सामान्य सा सामान्य काम महापौर जी नहीं कर रहे हैं। और विधायक जी लगातार 71 करोड़ तो कभी 100 करोड़ कभी 150 करोड़ ये विकास कागजों में या उनके सपनों में दिखता है, आम जनता को नहीं दिख रहा है। हम मांग करते हैं महापौर जी से कि पेयजल संकट आए इसके पहले आप उठिए, निकलिए अपने चेंबर से और जाके शहर के तालाबों को भरने की दिशा में काम करिए, जल कलशों को ठीक करिए। और पेयजल संकट 152 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी के दिए जाने के बावजूद इस शहर में पेयजल संकट है, वो महापौर की विफलता को दिखाता है और इस शहर का दुर्भाग्य है। देखिए, पूर्व में सुश्री सरोज पांडे जी महापौर थी, उसके कार्यकाल में दुर्ग शहर में 9 जगह अमृत कलश लगाया गया था, जिस कलश को तमेर जी के कार्यकाल में, श्रीमती चंद्रिका चंद्राकर के कार्यकाल में लगातार उसमें पानी चलता था, जिसमें राहगीर बाहर से आने वाले लोग थे, जिसमें उसको आकर के पानी वानी पीने का काम करते थे, लोगों को सुविधा मिलती थी। लेकिन आज जब से कांग्रेस की सरकार 1 साल से बैठे हैं, तब से यह जल कलश बंद हो चुका है और ये अपने वाप में वाई लूट रहे हैं। अरे अभी तक 1 रुपये का नगर निगम शासन प्रशासन से 1 रुपये की कोई स्वीकृति नहीं लाई है। 148 करोड़ का जिसका अमृत मिशन था, उसी का काम पूरे शहर में टंकी से लेकर पाइपलाइन लगाना, खुदाई करना, सारे काम चल रहा है। 22 करोड़ रुपया श्रीमती चंद्रिका चंद्राकर के कार्यकाल से अधोसंरचना मत का था, उसी पैसा को शासन ने वापस ला करके फिर उसी पैसा का कार्य चल रहा है। इसने अभी तक 1 रुपये का कोई प्रकार से विकास कार्य नहीं किया अपने तरफ से, न इसको शासन से 1 रुपये की स्वीकृति मिली है। दूसरी बात, पिछले समय 1 साल का कार्यकाल है, पटरी पार क्षेत्र में जो पानी तालाबों में पानी भरा जाता था, वो तालाब में पिछले साल पानी नहीं भरा गया, जिसके कारण से आसपास के पूरे वाटर लेवल डाउन हुआ। और हमें अभी भी नहीं लगता कि ये पानी तालाब में शक्तिनगर मतलब पटरी पार क्षेत्र में पानी भरेंगे। नहीं भरेंगे तो गर्मी के दिन में विषम परिस्थिति आ सकती है। इसकी पूर्ण जवाबदारी है महापौर और विधायक की होगी। वहीं नगर निगम के नवनियुक्त आयुक्त हिरेश मंडावी से जब इस विषय पर जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने बताया कि उन्हें इस विषय में किसी तरह की जानकारी नहीं थी और अब जब उन्हें जानकारी हो गई है तो जल्द ही इस दिशा में कार्य किया जाएगा, जिससे आम जनता को पानी की समस्या से जूझना ना पड़े। संज्ञान में आया है, आप लोगों के माध्यम से पता चला है ये कि टोटल हमारे दुर्ग शहर के अंदर 9 कलश रखे गए हैं। इसमें जो भी आम पब्लिक रहती है उसके लिए पानी की आवश्यकता के अनुसार उसमें पानी लोगों को मुहैया कराया जाता है। तो इसकी जो बदहाली स्थिति के बारे में आपको उन्होंने बताया है, इसको मैं अभी अपने वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट की ओर से अपने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के इंजीनियर से चर्चा कर लेता हूँ मैं। और इसको अभी क्योंकि गर्मी का समय भी आने वाला है तो इसको निश्चित रूप से हम इसको नए सिरे से डेवलप करेंगे या फिर कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे उसको बनाने के लिए, ताकि लोगों को, जो जनता को है, वो पानी इजीली मुहैया हो सके। फिलहाल शहर को सुंदर बनाने और आम जनता को पानी की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित जल कलशों के संधारण की दिशा में नगर निगम प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे आम जनता को गर्मी के दिनों में पानी की समस्या से जूझना ना पड़े। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। जनता की बहुप्रतीक्षित मांग पर 41 करोड़ रुपए की लागत से पद्मनाभपुर में फ्लाईओवर का निर्माण किया गया, लेकिन लोकार्पण नहीं होने की वजह से पिछले 2 महीनों से पुल पर लोगों की आवाजाही बंद है, जिस पर अब युवा मोर्चा व बीजेपी पार्षदों ने प्रश्न चिन्ह लगाए हैं।
दुर्ग के पद्मनाभपुर जेल तिराहा रोड पर लंबे समय से फ्लाईओवर का कार्य आरंभ था, जो अब लगभग पूरा हो चुका है। जनता की सुविधा और सरल आवागमन को ध्यान में रखते हुए 41 करोड़ की लागत से इस फ्लाईओवर का निर्माण किया गया था। वर्तमान में फ्लाईओवर का कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन पुल पर लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है और पुल पर लोहे के गर्डर लगवाकर रास्ते को बंद कर दिया गया है, जिस पर विपक्ष ने अब सवाल उठाना शुरू कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि लोगों को रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाले जाम से बचाने के लिए फ्लाईओवर का निर्माण किया गया था, लेकिन इसका लाभ जनता को अब तक नहीं मिल पा रहा है। जबकि ओवरब्रिज का कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन सिर्फ लोकार्पण नहीं होने की वजह से पुल पर से लोगों की आवाजाही बंद है, जो पूर्णतः गलत है। इससे पहले भी अन्य स्थानों पर फ्लाईओवर का निर्माण किया गया था और लोकार्पण के पहले पुल पर से लोगों की आवाजाही आरंभ कर दी गई थी, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब लोकार्पण के चलते लोगों को पुल पर से आने जाने पर रोक लगाई गई है। जो फ्लाईओवर बना है, ये शहर की जनता की बहुप्रतीक्षित मांग थी और इसके लिए हमारी राज्यसभा सांसद सरोज पांडे जी का बहुत ही बड़ा योगदान है। लेकिन अभी दुर्भाग्य है, जब से कांग्रेस की सरकार आई है, कोई भी योजना केवल श्रेय के लेने के चक्कर में जनता को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस ओवरब्रिज को बने 2 माह हो गया है और 2 माह में एक तरफ से अगर देखा जाए तो लोग एक तरफ जाम में फंस रहे हैं क्रॉसिंग में, और दूसरी तरफ कार्य पूर्ण होने के बाद भी दोनों तरफ ब्रिज के गार्डर लगाकर बंद कर दिया गया है, ताकि लोकार्पण होने के बाद लोगों को आना जाना प्रारंभ किया जा सके। ये दुर्भाग्य है। इसके लिए दुर्ग विधायक पूर्णतः जिम्मेदार है। उन्हें हमेशा श्रेय की भूख है और उस श्रेय भूख के कारण जनता को किस प्रकार से मुसीबत में डालती है, ये इसका उदाहरण है। पहले भी ब्रिज का निर्माण हुआ है भाजपा शासनकाल में, और जो निर्माण हुआ है उसका आवागमन लगातार जारी रहा और लोकार्पण की प्रक्रिया भी चलते रहा, लेकिन केवल इसलिए बंद कर दिया जाना कि लोकार्पण हो उसके बाद ही उसका आवागमन चालू करे, ये बहुत दुर्भाग्य है, निंदाजनक है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रशासन को चेतावनी दी थी कि 1 सप्ताह के अंदर यदि ब्रिज को नहीं खोला गया तो भारतीय जनता युवा मोर्चा, भाजपा के पूरा कार्यकर्ता और जनता उस ब्रिज के जो बाधक बनाए हैं उसे खोल देगी। और हम लोग आज चेतावनी देते हैं, यदि शीघ्र ही इसको नहीं खोला गया तो भाजपा इसको खोल देगी। फिलहाल ठगड़ा बांध का लोकार्पण राजनीतिक दांव पेच के बीच अटका पड़ा है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। बालोद नगर स्थित ग्राम परेगुड़ा में मशरूम फुत्तू सप्तऋषि संस्थान द्वारा बनाया जा रहा है, जिसे ग्रामीण महिलाओं को अच्छा लाभ मिल रहा है। सप्तऋषि संस्थान द्वारा महिलाओं को मशरूम का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जिसे सीखकर महिलाएं अपनी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ कर रही हैं। बालोद नगर स्थित ग्राम परेगुड़ा में ग्रामीण महिलाओं द्वारा सप्तऋषि संस्थान में मशरूम व फूटू बनाने का कार्य किया जा रहा है। महिलाओं ने बताया कि मशरूम से फूटू बनाने के लिए पैरा, कुवाल, बेंदा जिम, फार्मालिन 200 लीटर ड्रम में 150 लीटर पानी मिलाया जाता है। 125 ml फॉर्मलिन, 10 ग्राम कार्बेंडाइजिम तीनों का घोल मिलाकर 24 घंटे के लिए डुबा के रखा जाता है। मशरूम को फूटू बनाने के बाद इसको मार्केट में स्टॉल लगाकर बेचा जाता है। इससे महिलाओं को अच्छा मुनाफा हो रहा है और आर्थिक स्थिति में सुधार भी हो रहा है। मशरूम बनाने के प्रशिक्षण से 600 ग्रामीण महिलाएं इसका लाभ ले चुकी हैं। आप लोग मशरूम से फूटू कैसे बनाते हैं, क्या क्या मिलाते हैं इसमें? पानी में पाउडर डालते हैं और लिक्विड डालते हैं और पैरा को उपचारित करते हैं। इससे महिलाओं को क्या क्या लाभ हो रही है? महिलाएं हमारे से प्रशिक्षण लेते हैं और घर में मशरूम उगाते हैं और डेली के 2 किलो 3 किलो अपने खर्चा निकाल सकते हैं। इसको बनाने के बाद आप लोग सेलिंग कैसे करते हैं? हम लोग सेलिंग मार्केट में स्टॉल लगा के बेच डालते हैं। ग्रैंड न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।